नमस्कार। कभी सोचा है कि गुजरे जमाने को समझना असल में एक पहेली सुलझाने जैसा है? आज हम यही देखने वाले हैं कि इतिहासकार इस पहेली की कड़ियों को कैसे जोड़ते हैं। और इसके लिए हम भारतीय इतिहास के 1000 सालों के सफर पर चलेंगे। तो चलिए सीधे उस पहेली पर आते हैं। स्क्रीन पर देखिए, ये एक ही जगह के दो नक्शे हैं। इन्हें बनाने में लगभग 600 साल का फासला है, पर ये एक दूसरे से कितने ज्यादा अलग दिखते हैं? और यही हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल है। ये इतने अलग क्यों हैं? यही सवाल हमें इस विश्लेषण के दिल तक ले जाता है कि अतीत को समझना किसी अनजान देश को समझने जैसा है, जहां सब कुछ बिल्कुल अलग होता है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। इन नक्शों का राज हमें सिखाएगा कि एक इतिहासकार की तरह सोचने का पहला नियम क्या है। इन दोनों नक्शों का फर्क ही बहुत दिलचस्प है। देखिए, अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने जो नक्शा 1154 में बनाया था, उसमें दक्षिण भारत वहां है जहां आज हम उत्तर भारत देखते हैं, और श्रीलंका, वो तो बिल्कुल ऊपर एक द्वीप की तरह है। वहीं 1720 के दशक का फ्रांसीसी नक्शा काफी जाना पहचाना लगता है ना? ऐसा इसलिए क्योंकि इन 600 सालों में नक्शा बनाने का विज्ञान, मतलब कार्टोग्राफी और जानकारी इकट्ठा करने के तरीके पूरी तरह बदल गए थे। तो सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है? यही कि हम गुजरे हुए कल को आज की नजरों से नहीं देख सकते। जब भी इतिहासकार कोई पुराना दस्तावेज या नक्शा देखते हैं, तो उन्हें उस समय के संदर्भ को, उस कॉन्टेक्स्ट को समझना पड़ता है जिसमें वो चीज बनी थी। कॉन्टेक्स्ट ही सब कुछ है। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये जो कॉन्टेक्स्ट की समस्या है ना, ये सिर्फ नक्शों या तस्वीरों तक ही सीमित नहीं है। शब्दों के साथ तो ये मामला और भी ज्यादा पेचीदा हो जाता है। मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान शब्द को ही लीजिए। आज हमारे लिए इसका मतलब है हमारा देश, भारत। लेकिन 13वीं सदी में जब मिन्हाज-ए-सिराज ने ये शब्द इस्तेमाल किया, तो उनका मतलब सिर्फ पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच के इलाकों से था। फिर 16वीं सदी में बाबर आए और उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल इस पूरे उपमहाद्वीप के भूगोल और संस्कृति को बताने के लिए किया। देखिए, शब्द वही रहा, पर मतलब समय के साथ कैसे बदलता गया। एक और बढ़िया उदाहरण है विदेशी शब्द का। आज विदेशी का मतलब है वो इंसान जो भारत का नागरिक न हो, लेकिन मध्यकाल में विदेशी का मतलब था कोई भी अजनबी, कोई भी परदेसी जो उस गांव या समाज का हिस्सा ना हो। सोचिए, एक शहर में रहने वाले के लिए जंगल में रहने वाला विदेशी हो सकता था, पर एक ही गांव के दो किसान, चाहे उनके धर्म अलग हों, एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं थे। तो सवाल ये है कि इतिहासकार इन सारी चुनौतियों से निपटते कैसे हैं? असल में वो एक जासूस की तरह काम करते हैं। वो सुराग ढूंढते हैं और उनकी कड़ियां जोड़कर अतीत की कहानी बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं उनके जासूसी किट में क्या क्या होता है। इतिहासकार कई तरह के सुरागों पर भरोसा करते हैं। इस 1000 साल के दौर को समझने के लिए वो आज भी पुराने सिक्के, शिलालेख और इमारतों का अध्ययन करते हैं। लेकिन इसी दौरान एक चीज ने सब कुछ बदल दिया, और वो था कागज। कागज सस्ता हुआ, आसानी से मिलने लगा, और इसके साथ ही लिखे हुए रिकॉर्ड्स, मतलब पांडुलिपियों की जैसे बाढ़ आ गई। लेकिन इन लिखे हुए रिकॉर्ड्स के साथ एक बहुत बड़ी चुनौती भी जुड़ी थी। उस जमाने में प्रिंटिंग प्रेस तो था नहीं, तो हर दस्तावेज की नकल हाथ से की जाती थी, जैसा कि इस तस्वीर में ये लिपिक या स्क्राइब कर रहे हैं। और ये बात इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है। सोचिए, जब हम किसी दोस्त का होमवर्क कॉपी करते हैं, तो कभी-कभी लिखावट समझ नहीं आती और हम अंदाजा लगा लेते हैं। नतीजा, हमारी कॉपी और दोस्त की कॉपी में छोटे-मोटे फर्क आ जाते हैं। बस पांडुलिपियों के साथ भी यही होता था। और जब ये काम सदियों तक होता रहा, तो ये छोटे-छोटे बदलाव बहुत बड़े बन गए। और एक और मुश्किल थी, लिखावट के अलग-अलग स्टाइल। यहाँ देखिए, बाईं तरफ है नस्तालिक स्टाइल, जो काफी घुमावदार और पढ़ने में आसान है, और दाईं तरफ है शिकस्त स्टाइल, जो बहुत घना और मुश्किल है। अब जरा सोचिए, इन लिपिकों और आज के इतिहासकारों दोनों के लिए मूल टेक्स्ट को पढ़ना कितना बड़ा सिरदर्द रहा होगा। तो अब तक हमने देखा कि इतिहास का अध्ययन कैसे किया जाता है। अब चलिए एक तेज नज़र इस पर डालते हैं कि ये अध्ययन हमें इस 1000 साल की अवधि के बारे में क्या बताते हैं। ये जो तस्वीर है रहट की, ये उस दौर में हुए जबरदस्त आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलावों का बस एक छोटा सा प्रतीक है। ये सिर्फ एक शुरुआत थी। इस दौरान नई नई टेक्नोलॉजीज आईं। सिंचाई के लिए रहट, बुनाई के लिए चरखा और लड़ाई में आग्नेयास्त्रों का इस्तेमाल शुरू हुआ।
इतना ही नहीं, खाने पीने की दुनिया भी बदल गई। आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफी जैसी नई चीजें उपमहाद्वीप में आईं। ये समाज में बड़ी हलचल का भी दौर था। राजपूत, मराठा, सिख, जाट और अहोम जैसे कई नए समूह राजनीतिक रूप से ताकतवर बने, और जैसे जैसे खेती बढ़ी, जंगल कटे, तो कई वनवासियों को अपनी जगह छोड़कर पलायन करना पड़ा। और अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे अहम सवाल पर। इतिहासकार इतने लंबे समय को समझने के लिए इसे अलग-अलग कालों में कैसे बांटते हैं, और ये लेबल हमारे सोच पर क्या असर डालते हैं? 19वीं सदी में ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को शासकों के धर्म के आधार पर बांट दिया: हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल। लेकिन ये बहुत ही सीधा सरल तरीका था जो समाज और अर्थव्यवस्था में हो रहे दूसरे बड़े बदलावों को नजरअंदाज कर देता था। इसीलिए आज ज्यादातर इतिहासकार इस तरह से नहीं सोचते। वो बड़े सामाजिक और आर्थिक बदलावों के आधार पर अतीत को समझने की कोशिश करते हैं। तो आखिरी बात यह है कि इन पूरे 1000 सालों को, जिसमें इतने जबरदस्त बदलाव हुए, बस एक शब्द मध्ययुगीन या मिडीवल कह देना भी अपने आप में एक समस्या है। ये लेबल हमारी सहूलियत के लिए तो हैं, पर हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि इनके पीछे बहुत बड़ी विविधता और लगातार हो रहे बदलाव छिपे होते हैं। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ता है। जरा सोचिए, आज से 1000 साल बाद सन 3000 में इतिहासकार हमारे इस वक्त को कैसे देखेंगे? वो हमारे दौर को क्या नाम देंगे? और उस नाम के चक्कर में हमारी कौन-कौन सी कहानियां शायद भुला दी जाएंगी?